जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का जीके जीएस ट्रेंडिंग में बेहद स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ दोस्तों जेएसएससी सीजीएल का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 7 तक हो गया है और सभी का अभी तक दो सेट के रूप में दोस्तों डिस्कस किया गया, मतलब कि सर दो पार्ट के रूप में। ठीक है, सभी सेट का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों झारखंड ज्ञान से स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इधर क्या कहता है दोस्तों कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है, बताइए। ठीक है दोस्तों, जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है, ठीक है, इसका संबंध दोस्तों नक्सलवाद से है। और बता दें दोस्तों कि ऑपरेशन ऑक्टोपस दोस्तों, ठीक है, यह झारखंड के बूढ़ा पहाड़ पे चलाया गया। और आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड में बूढ़ा पहाड़ जो है झारखंड के लातेहार ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड के लातेहार ज़िले में। और काफ़ी ये नक्सलवाद एरिया है, आप सभी को पता होगा। और ये जो आपका बूढ़ा पहाड़ जो है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के साथ उधर अपना सीमा साझा करता है। मतलब कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के कुल 4 ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं। एक दोस्तों गढ़वा ज़िला है, एक आपका दोस्तों लातेहार ज़िला हो गया, गुमला ज़िला हो गया और सिमडेगा ज़िला हो गया। ये 4 ज़िले अपनी सीमा को छत्तीसगढ़ के साथ साझा करते हैं। उसी में से दोस्तों लातेहार ज़िला भी है, जहाँ पर कि बूढ़ा पहाड़ है। वहाँ पे दोस्तों नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों बता दें कि जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग मेरा सपोर्ट कर सके। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 कि रामगढ़ जिला निवासी शुभांशी का कौन सा फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है दोस्तों। तो उनका जो नाटक है दोस्तों, ठीक है, शुभांशी का कौन सा फिल्म है दोस्तों, तो नाटक फिल्म, जो कि बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है। अब बता दें दोस्तों कि ये जो बुसान फिल्म फेस्टिवल है ये कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों साउथ कोरिया में। दोस्तों साउथ कोरिया का मतलब दोस्तों दक्षिण कोरिया में ये बुसान फिल्म फेस्टिवल को, ठीक है, आयोजित किया गया था, जिसमें कि रामगढ़ के जो निवासी हैं शुभांशी, ये दोस्तों बुसान फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, इनका जो फिल्म है नाटक, ठीक है, ये विजेता बनी है, याद रखिएगा। फिल्म कौन सा है दोस्तों? नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 कि निम्न में से किसने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मंसालू का फतह किया है दोस्तों। आप लोगों से एक दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है, कि जो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। रामगढ़ राज्य की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मंसालू को फतह कौन करी है दोस्तों। तो इसको जो फतह करने वाले हैं दोस्तों अस्मिता डोरजी। कौन है दोस्तों? अस्मिता डोरजी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 10 अक्टूबर 2022 को झारखंड की अस्मिता डोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल में जो स्थित है दोस्तों, ठीक है, नेपाल में मंसालू जो फतह है दोस्तों, मंसालू ये इसको मतलब अस्मिता डोरजी के द्वारा इसके ऊपर चढ़ा गया, फिर फतह किया गया और यह नेपाल में स्थित है। चलिए दोस्तों, और ये बता दें कि ये 8वें सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, कौन सा? मंसालू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है, बताइए। चांडिल बांध, तो दोस्तों जो चांडिल बांध है, ठीक है, ये दोस्तों दामोदर नदी श्रेणी पर है। किस पे है दोस्तों? दामोदर नदी श्रेणी नहीं दोस्तों, बल्कि चांडिल डैम जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पे दोस्तों। किस पे? स्वर्णरेखा नदी पे। और दोस्तों झारखंड के ये सरायकेला खरसावां ज़िले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सरायकेला खरसावां नदी में। ठीक है, तो झारखंड में दोस्तों सरायकेला खरसावां में स्वर्णरेखा नदी पे चांडिल डैम बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, ठीक है, कि झारखंड का कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है दोस्तों। तो दोस्तों झारखंड का जो दोस्तों गढ़वा ज़िला, कौन सा ज़िला दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा 5 का डी होगा दोस्तों, क्योंकि झारखंड का एक गढ़वा ज़िला है दोस्तों, मात्र एक ज़िला जो कि उत्तर प्रदेश को टच करता है। और झारखंड का एकमात्र गढ़वा ज़िला ये दोस्तों जो कि कुल 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वे 3 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक बिहार के साथ, एक छत्तीसगढ़ के साथ और एक यूपी के साथ। यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों के साथ झारखंड का जो गढ़वा ज़िला है अपनी सीमा को साझा करता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर 6
कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? तो ये स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों। स्वर्णरेखा नदी दोस्तों ये छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। और गाँव कौन सा है दोस्तों? तो ये नगड़ी का गाँव है दोस्तों, नगड़ी गाँव, जो कि लगभग रांची से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से स्वर्णरेखा नदी निकलती है दोस्तों, नगड़ी से, ठीक है। या फिर आप इसको दक्षिण छोटा नागपुर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो छोटा नागपुर को दोस्तों, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी छोटा नागपुर, एक दक्षिणी छोटा नागपुर। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कुल दोस्तों 7 जिले आते हैं। वे 7 जिले कौन कौन से दोस्तों? तो आपको एक बार बता देते हैं। वे 7 जिले हैं दोस्तों, चतरा है, हजारीबाग है, हाँ, कोडरमा है, गिरिडीह है, बोकारो है, रामगढ़ है दोस्तों, और एक धनबाद है। ये जो 7 ज़िले हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं। और दक्षिण छोटा नागपुर में दोस्तों 5 ज़िले आते हैं, रांची है, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ठीक है। तो उसी में से दोस्तों रांची जो कि छोटा नागपुर का पठार का भाग है दोस्तों, एक ज़िला है, ठीक है। तो वहीं से नगड़ी से ये स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और मात्र दोस्तों ये नदी किसी में भी नहीं मिलती है दोस्तों, मतलब कि इसकी जो सहायक नदी, कोई भी इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों स्वर्णरेखा नदी की, मतलब कि दोस्तों स्वर्णरेखा किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं बनती है। इसलिए तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए एक तरफ कुछ अभ्यारण्य दिया हुआ है और एक तरफ दोस्तों जिला दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? जैसे कि तोपचाची कहाँ पे है? तो तोपचाची दोस्तों धनबाद में है, सही है, ठीक है, मतलब कि ये मिलान सही है। महुआ डाँड़ अभ्यारण्य, महुआ डाँड़ जो भेड़िया अभ्यारण्य दोस्तों ये चतरा जिला में, सॉरी लातेहार जिला में है, सही है। लावालौंग दोस्तों चतरा जिला में है। और उधवा पक्षी विहार दोस्तों, उधवा पक्षी विहार, ये बता दें दोस्तों कि उधवा जो पक्षी विहार है, ठीक है, ये आपका दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित है दोस्तों। कोडरमा को काटिए और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए साहेबगंज जिला, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों, चूँकि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है, जो कि दोस्तों जो उधवा पक्षी विहार है ये झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? जी हाँ दोस्तों, तो प्रथम स्थान जो रखने वाला दोस्तों अपना राज्य झारखंड। जी हाँ दोस्तों, अपना राज्य झारखंड। तो भारत में कोयला संसाधनों में दोस्तों प्रथम स्थान रखने वाला अपना राज्य झारखंड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि सिंघभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है? बताइए दोस्तों, जो सिंघभूम कॉपर बेल्ट है वह किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे कि सिंघभूम शियर जोन कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, प्रोटेरोजोइक वोल्केनो और सादी चट्टान। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेरोजोइक वोल्केनो और सादी चट्टान इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसी से दोस्तों सिंघभूम कॉपर बेल्ट बना हुआ है, यही चट्टान से। कौन सा चट्टान? तो प्रोटेरोजोइक वोल्केनो और सादी चट्टान से, ठीक है, जो एक शियर जोन का निर्माण करती है, ठीक है। और सिंघभूम शियर जोन कहा जाता है उसको, किसको? तो प्रोटेरोजोइक वोल्केनो और सादी चट्टान, ठीक है, जिसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए कि झारखंड में भारत के किस अयस्क, सॉरी दोस्तों, किस अयस्क का अयस्क की जगह दोस्तों अयस्क होगा, ठीक है, यानी कि मिनरल्स तो, ठीक है दोस्तों, कि किस मिनरल्स का 26% आरक्षित भंडार है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों लौह अयस्क। कहाँ सा दोस्तों? लौह अयस्क। और लौह अयस्क दोस्तों बताइए कि सबसे ज़्यादा झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिला में किस स्थान पर पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों? तो इसमें झारखंड को दोस्तों कुकुट देश कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? इसमें कुकुट देश। कौटिल्य का जो, कौटिल्य यानी कि उनका जो उपनाम था दोस्तों चाणक्य, ठीक है, उनका जो पुस्तक था अर्थशास्त्र, और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है दोस्तों ये पॉलिटी के ऊपर लिखा गया है, राजनीति के ऊपर। आपको नाम से तो लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी से, अर्थशास्त्र से संबंधित होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक, अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है दोस्तों, यानी कि इकोनॉमिक्स का जो ये बुक है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटी के ऊपर लिखा गया है, राजनीति के ऊपर लिखा गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस पे है दोस्तों? अर्थशास्त्र पे, राजनीति पे, इतिहास पे, तो आपको लगाना होगा राजनीति पे, यानी कि पॉलिटी के ऊपर। तो उनका जो बुक है दोस्तों उसमें कुकुट देश कहा गया है चाणक्य का, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश कर दिया था दोस्तों? तो इनका जो नाम था, ठीक है,
छज्जू मलिक। जी हाँ दोस्तों, छज्जू मलिक। याद रखिएगा दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे छज्जू मलिक, वे नागवंशी राजा को कर देने के लिए विवश कर दिए थे। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर, यहाँ से ये भी प्रश्न बन जाएगा दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था, तो आप बता दीजिएगा छज्जू मलिक। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर कि कोल विद्रोह का ऐतिहासिक कारण क्या था दोस्तों, बताइए। तो कोल विद्रोह का जो ऐतिहासिक कारण था दोस्तों, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से बदसलूकी। ठीक है, यही मेन कारण था। चलिए और बता दें दोस्तों कि जो कोल विद्रोह है वो 1831 से कब हुआ था दोस्तों, 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1831 से 32 में। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। और झारखंड का दोस्तों ये पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह था दोस्तों। कौन सा, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह दोस्तों जो कि 1831 से 32 में हुआ, यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह था। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 कि देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो ये करवाया गया था राजा पूरनमल के द्वारा। याद रखिए दोस्तों कि देवघर में जो बैजनाथ मंदिर है ये राजा पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और क्या इसके बारे में दोस्तों कि देवघर का जो बैजनाथ मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों गिद्धौर राजवंश के जो पूरनमल थे इनके द्वारा तो हुआ था। कब हुआ था, तो 1514 से 1515 ईस्वी में की हुआ था। और भगवान शिव के दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों पूरे भारत में। उनमें से यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पे, देवघर में दोस्तों, बैजनाथ धाम में। और उस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मनोकामना लिंग। ये भी पूछा जाता है। और ये भारत का एकमात्र शिव मंदिर है दोस्तों। कहाँ के, देवघर का शिव मंदिर। ठीक है, एकमात्र शिव मंदिर है दोस्तों जहाँ पर कि पंचशूल स्थापित किया गया है। बाकी सभी जगह दोस्तों शिव मंदिर में त्रिशूल स्थापित किया जाता है, लेकिन देवघर का जो शिव मंदिर है दोस्तों, ठीक है, बैजनाथ धाम है, वहाँ पे पंचशूल स्थापित किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, और गिद्धौर वंश, ठीक है, उनके जो शासक थे चंद्रमौलेश्वर, उन्होंने बैजनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश भी स्थापित करवाया है। याद रखिएगा, मतलब करवाया था, बहुत पहले की बात है दोस्तों। तो याद रखिए कि देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर का निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था, राजा पूरनमल के द्वारा। प्रश्न नंबर 15 कि निम्न में से किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये नाम है दोस्तों वासुदेव राय मंदिर। जी हाँ दोस्तों, कौन सा, वासुदेव राय मंदिर। तो गुमला जिला के दोस्तों कोराम्बे नामक स्थान पर वासुदेव राय का मंदिर है दोस्तों, और इसको हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे, तो गुमला जिला है दोस्तों। गुमला जिला में कोराम्बे स्थान है दोस्तों। कोराम्बे स्थान पर, ठीक है, हल्दी घाटी के मंदिर के नाम से विख्यात वासुदेव राय का मंदिर वहाँ पे स्थित है। और इस मंदिर के में दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से वासुदेव राय की मूर्ति को बनाया गया है। चलिए, और किसके द्वारा दोस्तों, तो राजा प्रताप करने के द्वारा ये सब किया गया था। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 की निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों सही कथन बताना है आपको कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए पहला कथन है कि नीलाम्बर पीताम्बर ने पलामू में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। तो सही है कि नीलाम्बर पीताम्बर ने पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है। लेकिन दोस्तों हमको गलत बताना यानी कि असत्य कथन चुनना है। जो कथन इस चारों में से असत्य होगा वही मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि हमको असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। याद रखिएगा। तो नीलाम्बर पीताम्बर ने, ठीक है, पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों, तो ये सत्य है, इसलिए सही आंसर ये नहीं होगा। अब देखिए नीलाम्बर पीताम्बर भोक्ता समुदाय से थे दोस्तों, तो ये भी सही है कि जो नीलाम्बर पीताम्बर थे दोस्तों वे भोक्ता समुदाय से आते थे। और क्या है दोस्तों कि जयमंगल पांडे के निर्देश में 1857 में रांची विद्रोह हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जयमंगल पांडे के निर्देशन में, ठीक है, 1857 में रांची का विद्रोह हुआ था। अगला क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि CF एंड्रयूज के नेतृत्व में 1920 में हजारीबाग बिहार छात्र संघ का 15वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों। तो यही कथन गलत है दोस्तों, यानी कि जो कथन गलत है, यानी कि जो कथन असत्य है वही मेरा राइट आंसर, यानी कि सही इसका आंसर कौन होगा, डी होगा दोस्तों। इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, तो बता दें दोस्तों कि CF एंड्रयूज के नेतृत्व में, याद रखिए दोस्तों कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 15वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था, वो डाल्टनगंज यानी कि मेदिनीनगर में हुआ था, यानी कि झारखंड के पलामू जिला के डाल्टनगंज में हुआ था। कौन सा, 15वां अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता हैं CF एंड्रयूज करते हैं। लेकिन दोस्तों जो 16वां अधिवेशन होता है वो 1921 में होता है, और ये दोस्तों हजारीबाग में होता है। ठीक है, 1921 में दोस्तों बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन है वो हजारीबाग में होता है। याद रखिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों सरला देवी करती हैं। जी हाँ दोस्तों,
बिहार में हजारीबाग में जो 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था उसमें अध्यक्षता सरला देवी के द्वारा किया गया था। लेकिन 15वां जो है दोस्तों पलामू जिला के डाल्टनगंज में हुआ था, उसकी अध्यक्षता CF एंड्रीज ने किया था। कोई दिक्कत होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत हो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके अवश्य रूप से मुझे बताइएगा। देखिए प्रश्न नंबर 17 कि 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी दोस्तों? तो 400 रुपये की। जी हाँ दोस्तों, 400 रुपये को। और ताना भगत को दोस्तों मतलब कि महात्मा गांधी के अनुयायी के रूप में भी जाना जाता है, मतलब कि उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स थे HP। मतलब कि दोस्तों जो ताना भगत थे वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। तो इसका सही आंसर ये होगा दोस्तों कि 1940 ईस्वी में जो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ठीक है, उसमें ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपया, ठीक है, थैली में भेंट किए थे, मतलब थैली में उनको दिए थे, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों कि अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार कराने में मदद की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों संजय नदी। कौन सा नदी? संजय नदी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को संजय नदी पार कराने में उनकी सहायता किए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बारिंद्र घोष का ननिहाल कहाँ था दोस्तों? तो ये आपका जो दुमका जिला दिख रहा है, सॉरी दोस्तों दुमका नहीं बल्कि दोस्तों देवघर जिला। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देवघर जिला। याद रखिए दोस्तों कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और उनके जो भाई थे वारिंदर घोष, इन दोनों का दोस्तों नानी का घर या नाना का घर, ठीक है, या फिर ननिहाल बोलिए, ये देवघर जिला में था, झारखंड के देवघर जिला में। और इनके नाना का नाम था राज नारायण वसु, जो कि देवघर के रहने वाले थे। और वारिंदर घोष की शिक्षा दीक्षा जितना भी चीज़ हुआ दोस्तों शुरुआती दौर का, ठीक है, वो सब देवघर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वारिंदर घोष का ननिहाल कहाँ था? देवघर में। और यहीं पे मतलब कि वारिंदर घोष के ननिहाल देवघर में दोस्तों इनका शुरू का शिक्षा उच्छा प्राप्त ये किए थे। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों SN हलधर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी जो स्थापना होती है 1920 में होती है दोस्तों। कब होती है? 1920 में। जी हाँ दोस्तों, SN हलधर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 और बता दें दोस्तों कि जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने SN हलधर व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में, ठीक है, 1920 में किसकी स्थापना करते हैं? तो जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना। ये प्रश्न पहले भी पूछ लिया गया है बार बार। आप लोग इस प्रश्न को मतलब दोस्तों आवश्यक रूप से अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। हो सकता है आगे सचिवालय के एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है एग्जाम के लिए। देखिए प्रश्न नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों दिव्य ज्योति एक तरफ रचना है दोस्तों और एक तरफ उनके रचनाकार के यानी कि लेखक का नाम दिया हुआ है। तो जो दिव्य ज्योति रचना है दोस्तों, ये इसके जो रचनाकार हैं, ठीक है, उनका नाम क्या होगा दोस्तों? तो उनका नाम होगा श्रीनिवास पानुरी। उनका नाम क्या है दोस्तों? श्रीनिवास पानुरी। नागवंशावली के जो रचनाकार हैं दोस्तों बेनीराम महता। जी हाँ दोस्तों, जो नागवंशी जो रचना है दोस्तों, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है बेनीराम महता। लेकिन दोस्तों महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के जो रचनाकार हैं दोस्तों, महाभारत के रचनाकार, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि दिव्य ज्योति के तो श्रीनिवास पानुरी हो जाएंगे, नागवंशावली के बेनीराम महता हो जाएंगे और लंका कांड के कंचन हो जाएंगे। लेकिन इसलिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर सी होगा। देखिए नागपुरी भाषा में, जी हाँ दोस्तों, जो नागपुरी भाषा में महाभारत के जो रचनाकार हैं उनका नाम भी दोस्तों कंचन ही है। मतलब कि महाभारत के भी नागपुरी में रचना कंचन ही करते हैं, ठीक है। ऐसे तो बाकी आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। और जो भी दिक्कत होगा दोस्तों आप लोग 21 नंबर प्रश्न के बारे में बताइएगा, आप लोग भी कमेंट करके, ठीक है। ऐसे तो हम आपको कुछ और विशेष इसके बारे में बताना चाहेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अगर हम कभी वीडियो में बताना दोस्तों भूल जाते हैं तो आप लोग ज़रूर पूछा करिए, हम बताएंगे फिर से, ठीक है।
देखिए आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो आदि धर्म पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों उनका नाम है रामदयाल मुंडा। जी हाँ दोस्तों, आदि धर्म पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है रामदयाल मुंडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 में है कि सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से बताइए। तो इन दोनों का जो संबंध है दोस्तों फुटबॉल खेल से। किससे है दोस्तों? फुटबॉल खेल। जी हाँ दोस्तों, सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल इन दोनों का संबंध फुटबॉल खेल से है। और ये दोनों दोस्तों जो खिलाड़ी हैं ये भारतीय फुटबॉल टीम के का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं या फिर भारतीय टीम फुटबॉल टीम से ये दोनों खेल चुके हैं। ठीक है। और जो सुबोध कुमार है दोस्तों इनको झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा किसको? सुबोध कुमार को। और सुबोध कुमार और दीपक मंडल ये दोनों दोस्तों झारखंड के ऐसे महान खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय फुटबॉल टीम में खेल चुके हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 ये कहता है कि झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड स्थित है दोस्तों। तो झारखंड के हजारीबाग जिले में दोस्तों करजन ग्राउंड स्थित है। सभी को तो नहीं पता होगा दोस्तों कि करजन ग्राउंड कहाँ पे स्थित है, लेकिन हजारीबाग के दोस्तों बच्चों को करजन ग्राउंड से वे अच्छा खासा वाकिफ़ होंगे। ठीक है, क्योंकि जो करजन ग्राउंड है ये झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है दोस्तों। तो ये पाइका है दोस्तों। मार्शल आर्ट इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, मार्शल आर्ट। ठीक है, मतलब एक्शन वाला दोस्तों। ठीक है, कौन सा? पाइका। तो झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य है दोस्तों जिसका नाम क्या है? पाइका है। याद रखिएगा। और यह झारखंड के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य भी है। और इस नृत्य में दोस्तों क्या किया जाता है? तो मार्शल आर्ट की दोस्तों मतलब अच्छा खासा इसमें किया जाता है। और ऐतिहासिक रूप से पाइका जो है दोस्तों ये सैनिकों का समूह है जिसने राज्य की सुरक्षा की रक्षा के लिए, ठीक है, सेवा की है। तो पाइका क्या है दोस्तों? समझ गए कि ये मार्शल आर्ट है, मार्शल नृत्य है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर देखिए 26 क्या कहता है। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 26 कि देखिए दिख रहा है दोस्तों आप सभी को, लुक जाइए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है, उस भाषा का नाम क्या है दोस्तों। तो उस भाषा का जो नाम है दोस्तों, ठीक है, उस भाषा का नाम क्या है? तो उस भाषा का नाम है दोस्तों सादरी भाषा। उस भाषा का नाम क्या है दोस्तों? सादरी भाषा। याद रखिएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए कि झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो कि मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है तो दोस्तों, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? एक बार थोड़ा सा दिमाग में तो नहीं आ पा रहा है दोस्तों, लेकिन शायद ये विवाहित महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, विवाहित महिलाएं। आप लोग को भी याद होगा दोस्तों कि जब भी महिलाओं का विवाह हो जाता है तो शायद ला करके वो कोहबर में, ठीक है, कुछ चित्रकला कुछ बनाया जाता है, कुछ ऐसा हमको भी याद पड़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा विवाहित महिलाओं के द्वारा। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसके बारे में आप लोगों को भी कुछ अपना राय देना होगा या फिर विशेष आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए झारखंड का कौन सा त्यौहार, जी हाँ दोस्तों, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो सरहुल जो त्यौहार है दोस्तों जो कि चैत महीना के तृतीया के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो झारखंड के सबसे प्रमुख त्यौहार सरहुल त्यौहार, जिससे कि दोस्तों फूलों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सरहुल त्यौहार को। और यह मुंडा के लोग दोस्तों इसको क्या कहते हैं सरहुल त्यौहार को? तो बा परब के नाम से जानते हैं, बा परब। ठीक है, और यह दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अभी जो चैत महीना स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो चैत महीना के तृतीया के दिन, जी हाँ दोस्तों, चैत महीना के तृतीया के दिन सरहुल त्यौहार को मनाया जाता है। और दोस्तों इसका जो चैत महीना के नावा दिन दोस्तों रामनवमी मनाया जाता है। चैत महीना के छठा दिन दोस्तों छठ त्यौहार को मनाया जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि किसी भी पर्व त्यौहार को दोस्तों जो कि झारखंड में अवश्य रूप से होता है, जैसे कि सरहुल दोस्तों जो कि फूलों का त्यौहार है, जो कि मुंडाओं के द्वारा, ठीक है, यानी कि आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। और मुंडाओं के द्वारा यानी मुंडा इस पर्व को बा पर्व के नाम से जानते हैं। सही आंसर इसका बी होगा, फूलों का त्यौहार सरहुल। बहुत अच्छा पर्व है दोस्तों, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए
बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बीपी केसरी के अनुसार दोस्तों, ठीक है, बीपी केसरी के अनुसार जो भूमिहार हैं दोस्तों, ठीक है, भूमिहार ब्राह्मण दोस्तों, ठीक है, शायद वही होंगे हमारे ख्याल से, ठीक है। इनको बीपी केसरी के अनुसार इनको सदान नहीं कहा जाता है दोस्तों, किसको, भूमिहार को। मतलब देखिए दोस्तों, सदान कौन है दोस्तों, जो गैर आदिवासी हैं, मतलब गैर आदिवासियों के अलावा जो भी हैं दोस्तों, उनको सदान के श्रेणी में रखा गया है। तो जो भूमिहार हैं दोस्तों, इनको बीपी केसरी सदान के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, सदान नहीं मानते हैं। मतलब कि उनके अनुसार, यानी कि बीपी केसरी के अनुसार जो भूमिहार हैं ये सदान नहीं हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 कि उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्न में से धुमकुड़िया क्या है दोस्तों। तो धुमकुड़िया एक युवा गृह है, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रकार का युवा गृह है दोस्तों। क्या है, युवा गृह। देखिए दोस्तों, जो आदिवासी लोग हैं दोस्तों, ठीक है, उन लोगों में अगर बच्चे घूमने लगते हैं इधर उधर, तो उन लोग के दोस्तों शिक्षा के लिए या फिर उनका विकास के लिए, ठीक है, उन लोगों में जो भी मतलब कि बच्चे और बच्चियाँ यानी कि मेल और फीमेल, उन दोनों के लिए दोस्तों युवा गृह बनाया गया, ठीक है। तो उरांव जनजाति में युवा गृह को दोस्तों धूमकुड़िया कहा जाता है, यानी कि सभी जनजातियों में युवा गृह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी तरह से दोस्तों उरांव जनजाति में युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया, याद रखिएगा। चलिए, काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों युवा गृह, वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ का काफ़ी अच्छा विकास होता है। और इसमें दोस्तों शायद सरहुल के टाइम ही इसमें एडमिशन मिलता है, ऐसे याद एग्जैक्ट हमको याद नहीं पड़ रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 31 कि पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के उद्देश्य से पुत्रवती महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो पर्व है दोस्तों, जितिया पर्व दोस्तों, जिसमें पानी भी शायद नहीं पिया जाता है, और हम लोग के माँओं के द्वारा दोस्तों ये पर्व किया जाता है। कौन सा, जितिया पर्व, ठीक है। तो पुत्र की लंबी आयु के लिए दोस्तों, मतलब कि बेटा बेटी के लिए किया जाता है ये पर्व। कौन सा, जितिया पर्व दोस्तों, याद रखिए। तो ही बोल रहा है कि पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के उद्देश्य से पुत्रवती महिलाओं द्वारा, ठीक है, किया जाने वाला जो पर्व है उसका नाम क्या है दोस्तों, जितिया पर्व। क्या नाम है, जितिया पर्व। देखिए अब प्रश्न नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बता दें दोस्तों कि जितिया पर्व तो हो गया, ठीक है, लंबी आयु के लिए किया जाता है अपने बच्चों के लिए माँओं के द्वारा। और पावस गीत दोस्तों कब गाया जाता है, बताइए। पावस गीत वर्षा ऋतु में, ठीक है, कौन से महीने में गाया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर अब आप लोगों से है दोस्तों, अरे चलो ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया प्रश्न नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, प्रश्न नंबर 32 देखिए। प्रश्न नंबर 32 में क्या कहता है दोस्तों कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया है, बताइए। तो हेमंत सोरेन दोस्तों 2013 में काम किए थे, 2013 से शायद 14 तक। फिर बाद में 14 में दोस्तों हमारे रघुवर दास आ गए थे मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि 13 जुलाई 2013 से लेकर के 26 दिसंबर 2014 तक। जी हाँ दोस्तों, 13 जुलाई 2013 से लेकर के 26 दिसंबर 2014 तक हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। और फिर दोस्तों 2019 दिसंबर 2019 से लेकर के अभी तक वे कार्यरत भी हैं। कौन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 33। देखिए कि झारखंड के गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री। तो दोस्तों बाबूलाल मरांडी तो भाजपाई मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास भी दोस्तों भाजपाई मुख्यमंत्री, ठीक है। तो गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो जो शिबू सोरेन दोस्तों एक गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे, ठीक है। झारखंड के दोस्तों पहले गैर भाजपाई, ठीक है। तो कौन थे दोस्तों, शिबू सोरेन थे। कौन थे, शिबू सोरेन। चलिए याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए कि झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों। तो इसमें तिलका मांझी पंप योजना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 34 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका मांझी पंप योजना प्रारंभ की गई है। सही आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए कि विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड कौन सी योजना चलाई थी दोस्तों। तो विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो योजना चलाया गया था उस योजना का नाम था दोस्तों मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील योजना। इसको क्या कहा जाता है, मिड डे मील योजना। जी हाँ दोस्तों,
विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा दोस्तों दोपहर में जो खाना दिया जाता था, ठीक है, वह योजना चलाई गई। उस योजना का नाम क्या है? मिड डे मील, खिचड़ी योजना इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर, हम लोग खिचड़ी खाने जाया करते थे दोस्तों स्कूल में। प्रश्न नंबर 36 देखिए कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। किसके बारे में दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में। देखिए पहला कथन कि इसका जो आरंभ है 14 अप्रैल 2016 को, ठीक है, यानी कि सही कथन को चुनना है। कब इसका आरंभ होता है दोस्तों? तो इसका जो आरंभ होता है, ठीक है, इसका आरंभ यानी कि देख लेते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होना चाहिए कि दोस्तों इसका तो आरंभ हो जाता है आपका 14 अप्रैल 2016 को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर किया गया था। सही आंसर दोस्तों। आपको बता दें कि आज हम जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ये अम्बेडकर जयंती का ही अवसर था, ठीक है, मतलब कि आज 14 अप्रैल को हम वीडियो बना रहे हैं, 14 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो आज 14 अप्रैल को दोस्तों हमेशा हर वर्ष अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। और झारखंड में दोस्तों बल्कि पूरा भारत के महान दोस्तों, ठीक है, व्यक्ति अम्बेडकर हैं और इनके द्वारा दोस्तों संविधान का निर्माण किया जाता है। मतलब कि और भी व्यक्तियों का दोस्तों इसमें योगदान रहता है, लेकिन इनका अच्छा खासा योगदान रहता है। इसका भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल को, और ये दोस्तों 14 अप्रैल को इनकी जयंती भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए 14 अप्रैल 2016 को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना ओपन किया गया था, ठीक है। अगला जो है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अगला कि इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर निर्मित कर राज्य के विधवा महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। तो सही है दोस्तों, मतलब कि दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए। प्रश्न नंबर 37 की नीलांबर पीतांबर जल विद्युत योजना के बारे में सत्य कथन को चुने, ठीक है। तो इसमें सही कथन को चुनना है। देखिए दोस्तों इसमें सही कथन देखिए, 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 4 मई 2020 को सही है। और क्या है देखिए दोस्तों, और क्या है कि इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो ये भी सही है। और क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं कि योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा दोस्तों। मतलब कि इसमें तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 38 कि बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम बता देते हैं एक चीज़ कि जो भी ये पुस्तक नहीं खरीदे होंगे, आप लोग पुस्तक खरीद लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अगर पुस्तक से आप लोग रिवीजन करते हैं तो काफ़ी आप ही लोगों के लिए दोस्तों ये बेहतरीन साबित होने वाला है, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग पुस्तक खरीद लीजिएगा। सेट नंबर 8 है दोस्तों, अभी हो रहा है, तो काफ़ी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं, आगे आने वाला जो झारखंड दरोगा होगा, चूँकि उसके लिए भी दोस्तों यही चीज़ सेम और सेम यही रहेगा, हर चीज़ बदलने वाला नहीं है। झारखंड पुलिस होगा दोस्तों, तो झारखंड उसमें यहीं से आएगा, झारखंड तो बदलेगा नहीं। या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, 12th लेवल पे किसी भी क्लर्क का एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न के ऊपर कि बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं, जिसमें कि 8 जो है दोस्तों आदिम जनजातियों के श्रेणी में आते हैं। वही बोल रहा है कि यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, तो सही है दोस्तों। जो बिरजिया जनजाति है, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है और ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बिरजिया जनजाति है ये अपने आप को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं और यह 2 भागों में विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया। जी हाँ दोस्तों, जो बिरजिया जनजाति है यह 2 भागों में विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों। चलिए चूँकि सभी कथन 38 के सही हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 कि निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है, बताइए। चुमावड़ी गीत, जी हाँ दोस्तों, तो ये जो चुमावड़ी गीत गाया जाता है दोस्तों महिलाओं के द्वारा, ये गाया जाता है दोस्तों सोहराई नृत्य पे। कब गाया जाता है? सोहराई नृत्य पे। जी हाँ दोस्तों, सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। प्रश्न नंबर 40 कि भैंस की सींग से निम्न में से कौन वाद्य बनाया जाता है दोस्तों। तो भैंस के सींग से जो वाद्य बनाया जाता है उसका नाम है दोस्तों सिंगा। क्या नाम है दोस्तों उसका? सिंगा।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इधर तक तो झारखंड मेरा समाप्त हुआ। अब मेरा स्टार्ट होता है दोस्तों सामान्य अध्ययन का प्रश्न। सामान्य अध्ययन, ठीक है। देखिए सामान्य अध्ययन से जो पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है दोस्तों इसमें कि कौन सा कथन सही है। देखिए तो रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है दोस्तों, तो सही है दोस्तों। जो रुद्रम, ठीक है, ये भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, यानी बी भी सही है। और पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल, ठीक है, रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, तो सही है दोस्तों कि पिनाका दोस्तों बहुत सारे रॉकेट को ले जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो सही है दोस्तों, यानी कि ऊपर ही सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, 42 नंबर प्रश्न कि किस भारतीय वास्तुकार को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो बालकृष्ण दोषी को दोस्तों, किसको, बालकृष्ण दोषी। और ये अभी नहीं रहे दोस्तों हमारे बीच, इनका देहांत हो गया, किसका, बालकृष्ण दोषी का। तो वही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि चलिए आगे छोड़िए, हटाइए दोस्तों, आप लोग एक चीज़ का कमेंट करके बताइएगा कि बिमल पटेल दोस्तों, जो कि एक वास्तुकार हैं, ठीक है, ये किस चीज़ का, ठीक है, ये किस चीज़ का वास्तुकार हैं, ठीक है, मैंने किस चीज़ का डिजाइनिंग तैयार किए थे, कौन दोस्तों, तो ये जो बिमल पटेल हैं। जैसे कि दोस्तों रामबी सुतार हैं, ठीक है, वह एक वास्तुकला हैं, वास्तुकार हैं दोस्तों, ठीक है, रामबी सुतार। तो ये बताइए कि ये किस मतलब रामबी सुतार जो है दोस्तों, ये किस चीज़ के वास्तुकार हैं, रामबी सुतार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, बताइए। विंग्स ऑफ फायर, तो जो विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, ये APJ अब्दुल कलाम दोस्तों, मिसाइल मैन, जी हाँ दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो विंग्स ऑफ फायर जो है दोस्तों, ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, बायोग्राफी है। आप लोग जरूर कभी पढ़िएगा दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। चलिए, और सभी को सजेस्ट भी करिएगा दोस्तों ये विंग्स ऑफ फायर पढ़ने के लिए, ताकि उनको भी अंदर से एक मोटिवेशन मिले, वे भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, तो 1958, 1 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर दोस्तों, और बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो आपको ATGM दिखाई दे रहा है, ठीक है, ATGM जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ATGM मतलब कि दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। याद रखिएगा, आप प्रश्न कभी कभी पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म बताइए ATGM का, तो ATGM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो जो इसमें पहला स्थान पर रहा है दोस्तों, कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है दोस्तों इसमें, कर्नाटक राज्य। देखिए कर्नाटक को नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का जो रिपोर्ट है 2021 में, ठीक है, ये तीसरी बार दोस्तों ये इसको स्थान मिला है, और इसमें नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंकिंग दिया जाता है, यानी इनोवेशन के आधार पर। देखिए प्रश्न नंबर 46 की निम्न में से किस देश की राजधानी एथेंस है दोस्तों, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस की राजधानी कहाँ पे है, एथेंस है दोस्तों। आइसलैंड की राजधानी कहाँ पे दोस्तों, तो रेजियाबिक है। कहाँ पे है, रेजियाबिक। घाना की राजधानी दोस्तों कहाँ पे है, ये जो घाना दिख रहा है दोस्तों, इसकी राजधानी अक्रा है। फिजी की राजधानी दोस्तों सुआ है। फिजी की राजधानी कहाँ पे है, सुआ है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, अब आप लोग प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 47 की दीनार या फिर न्यू दीनार मुद्रा नहीं है दोस्तों, किसकी ये मुद्रा नहीं है, दीनार या फिर न्यू दीनार, तो जो UAE है दोस्तों, ठीक है, UAE इसकी मुद्रा नहीं है। बाकी सूडान की, ठीक है, यूगोस्लाविया की या फिर ट्यूनेशिया की, इन सभी की मुद्रा क्या है दोस्तों, दीनार है। सूडान, यूगोस्लाविया और ट्यूनेशिया, इन सभी की मुद्रा क्या है, दीनार। जबकि UAE इसकी मुद्रा है दोस्तों दिरहम। क्या है दोस्तों, दिरहम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, इसकी जो मुद्रा है दोस्तों दिरहम है। लेकिन सूडान की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों सूडान की दिनार है। यूगोस्लाविया की मुद्रा दोस्तों दिनार है। ट्यूनेशिया की मुद्रा दिनार है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट
ऑफ एमिरेट्स, इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, दिरहम है, याद रखिएगा। और बेलग्रेड दोस्तों इसकी मुद्रा इसकी राजधानी सर्बिया है दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 48, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बताइए दोस्तों। तो मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, लेकिन दोस्तों मणिपुर की जो सीमा है दोस्तों बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा जो है दोस्तों बांग्लादेश से नहीं मिलती है, आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश से हमारे जो देश है दोस्तों उसके हमारे देश के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है दोस्तों। वे कौन से 5 राज्य, तो एक है दोस्तों पश्चिम बंगाल, एक असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये जो 5 राज्य हैं दोस्तों कौन कौन से हैं, एक बार फिर से याद रखिए दोस्तों। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य की सीमा हमारा देश का, ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 49, ठीक है दोस्तों, एक तरफ भाषा है एक तरफ क्षेत्र है और आपको यहाँ पे मिलान करना है। जो मलयालम भाषा है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों। तो मलयालम दोस्तों केरल में बोला जाता है, डोगरी दोस्तों जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, कोंकण केरल में, लेकिन जो मीती है दोस्तों यही दोस्तों यहाँ पे गलत है, यानी कि सही आंसर यही दोस्तों। चूँकि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो ए सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि मीती कहाँ पे बोला जाता है दोस्तों। तो मीती भाषा दोस्तों एक दोस्तों जो तिब्बत वाला भाग है ना, चीन वहाँ का तिब्बत का भाग, सर दोस्तों जो तिब्बत है वो चीन का नहीं है, भारत का ही, या फिर भारत का ही वो भाग है, कभी न कभी वो आ ही जाएगा मेरे साथ। तो जो तिब्बत के भाग है, ठीक है, वहीं पे ये भाषा मीती बोला जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों और कहाँ पे, तो मणिपुर क्षेत्र में भी ये दोस्तों भाषा बोली जाती है, मीती भाषा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे कि भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है दोस्तों। तो ये मूर्ति कहाँ पे है, तो ये जो मूर्ति है दोस्तों ये बृहदेश्वर मंदिर में है दोस्तों। कहाँ पे, बृहदेश्वर मंदिर। देखिए चोल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने में दोस्तों तंजौर का, ठीक है, शैव मंदिर दोस्तों जो कि राजराजेश्वर या फिर बृहदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण दोस्तों राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह भारत के मंदिरों में से सबसे बड़ा और सबसे लंबा है। यह मंदिर दोस्तों किस शैली में बनाया गया है, तो यह जो मंदिर है यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है दोस्तों। किस शैली में बनाया गया है, तो यह दोस्तों द्रविड़ शैली में बनाया गया, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों भारत में कुल जो मंदिर बनाए जाते थे वो 3 शैलियों में बनाए गए हैं। एक है नागर शैली, ठीक है, एक है बेसर शैली, एक है द्रविड़ शैली। नागर शैली दोस्तों जो कि विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उससे ऊपर में दोस्तों जो भी मंदिरें हैं वे सभी नागर शैली में बनाई गई हैं। और बेसर शैली में दोस्तों, और एक है दोस्तों द्रविड़ शैली जो कि कृष्णा नदी से और कन्याकुमारी तक जो भी मंदिरें बनाई गई हैं वे द्रविड़ शैली में बनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों का मिक्सचर है दोस्तों बेसर शैली। और ये बेसर शैली जो है विंध्याचल की पहाड़ी से और कृष्णा नदी के बीच में जो भी मंदिर मिलती है दोस्तों वे सभी बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, इन 3 शैलियों में भारत के मंदिर देखने को मिलेंगे। चलिए तो बृहदेश्वर जो मंदिर है दोस्तों ये ऑब्वियसली आपको मिलेगा द्रविड़ शैली में, क्योंकि कृष्णा नदी से लेकर के दोस्तों और आपको कन्याकुमारी तक जो भी मंदिर हैं वे सभी द्रविड़ शैली में उनका विकास हुआ है, उनका निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 51 कि राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। किसके बारे में दोस्तों, तो राजा कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये यहाँ पे आपको चुनना है सही आंसर, ठीक है। देखिए विदेशी यात्री, ठीक है, पायस और ननीज उनके दरबार में आए थे दोस्तों, तो कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों, तो ये कथन सही है दोस्तों। विदेशी यात्री जो पायस थे दोस्तों और नुनीज थे ये दोनों उनके दरबार में आए थे। किसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में। और वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत में है तो तेलुगु के और संस्कृत के बहुत बड़े सच में विद्वान भी ये थे। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी। जी हाँ दोस्तों, बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी, चूँकि जो कृष्णदेव राय हैं इनका जो साम्राज्य चलाने का जो तौर तरीका था काफ़ी बेहतरीन था, ठीक है। तो ऊपर के तीनों सही हैं दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर डी ही होना चाहिए। देखिए उन्होंने अपनी जो सर्वश्रेष्ठ कृति, ठीक है, आमुक्त माल्याद की रचना संस्कृत में की है दोस्तों, तो यही दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाता है। इन्होंने जो है दोस्तों इनकी रचना, किसका रचना दोस्तों, नामक पुस्तक की जो रचना है दोस्तों एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान, ठीक है, राज व्यवस्था पर आधारित है दोस्तों। किस पर, राज व्यवस्था पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों आपको बताएं, ठीक है कि देखिए दोस्तों
उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो कृति है अमुक्त माल्याद, इनकी रचना संस्कृत में की है दोस्तों, गलत है। तो संस्कृत यही गलत था दोस्तों, जो सही आंसर होगा, चूँकि इसमें गलत ही चुनना था। तो इन्होंने दोस्तों संस्कृत में ना करके इन्होंने तेलुगु में इसकी रचना की है दोस्तों। किसमें? तेलुगु में। क्योंकि ये तेलुगु और संस्कृत दो चीज़ के विद्वान थे, ठीक है, तो इन्होंने इसकी रचना तेलुगु में की है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के का सही प्रयोग करना है, ठीक है, उसके बाद उत्तर चुनना है। लेकिन आप सुन लीजिए, जो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है अबुल कलाम आज़ाद, इनका पुस्तक है दोस्तों अल हिलाल। क्या है दोस्तों? अल हिलाल। उसी तरह से दोस्तों फिरोज शाह मेहता, इनका जो है दोस्तों फिरोज शाह मेहता का कौन है दोस्तों? बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या है दोस्तों? फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का दोस्तों क्या है? एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट का दोस्तों न्यू इंडिया है, ठीक है, जो कि नीचे होगा आपका दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनी बेसेंट दोस्तों। एनी बेसेंट का कौन सा है? तो एनी बेसेंट का न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी का दोस्तों यंग इंडिया। महात्मा गांधी यंग थे दोस्तों, बूढ़ा बाबा उल्टा उसका यंग, तो महात्मा गांधी का यंग इंडिया और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 की निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जाने से संबंध थे दोस्तों? तो उनका नाम क्या था दोस्तों? रॉबर्ट कार्नवालिस। रॉबर्ट कार्नवालिस। और कौन थे इसमें? तो और थे दोस्तों आपका, नहीं कौन इसमें पूछा क्या है दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्नों को पढ़ा जाए अच्छे से। देखिए दोस्तों, इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी सेटलमेंट यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए मतलब के किए जाने से संबंध है दोस्तों? तो अलेक्जेंडर रीड होगा दोस्तों, थॉमस मुनरो होगा, यानी कि केवल 2 और 3 इसमें सही होंगे दोस्तों। क्योंकि रैयतवाड़ी यहाँ पे बोल दिया दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो उसके लिए दोस्तों अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। और बता दें दोस्तों कि ये जो किया गया था दोस्तों बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत रॉड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था 1791 में, ठीक है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से शुरू किया गया था 1791 में। लेकिन दोस्तों 1793 में इसको फिर से परमानेंट कर दिया गया था, याद रखिएगा। कब होता है ऐसे? तो ज़्यादा दोस्तों 1793 ही रहता है इसका सही आंसर, क्योंकि जब से परमानेंट ये होता है 1793 से लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। लेकिन रैयतवाड़ी दोस्तों अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। चलिए प्रश्न नंबर 54 की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए इस आंदोलन की अवधि दोस्तों 1920 से 22 तक थी, सही है दोस्तों। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य है दोस्तों, ये भी सही है। और इसमें दोस्तों बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था दोस्तों, गलत दोस्तों, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, ठीक है, भारत विरोधी नेता, ये कभी दोस्तों असहयोग आंदोलन का समर्थन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर इसका डी होगा। प्रश्न नंबर 55 देखिए, प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों कि इस सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ दोस्तों उसका सोर्स है कि मौलिक अधिकार कहाँ से आया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार दोस्तों आपका आया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से आया है? अमेरिका के संविधान से। उसी तरह से दोस्तों जो मंत्रिमंडलीय सरकार है ये कहाँ से आया है दोस्तों? तो मंत्रिमंडलीय जो सरकार है ये दोस्तों आया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से, याद रखिएगा दोस्तों। और केंद्र राज्य संबंध, और एक है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य यानी कि DPSP दोस्तों कहाँ से आया है? आयरलैंड से। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आया है दोस्तों आयरलैंड से। और केंद्र राज्य संबंध दोस्तों ये आया है दोस्तों कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है दोस्तों? तो विचार की स्वतंत्रता है दोस्तों, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता। हमारा जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है दोस्तों, जब आप उसको पढ़िएगा कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक इस तरह से जब पढ़िएगा तो उसमें आपको विचार की स्वतंत्रता मिलेगा, विचार का भी करने का, ठीक है, और किसका स्वतंत्रता दोस्तों? विश्वास का स्वतंत्रता, राजनीति की स्वतंत्रता, इन सभी की स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में, हमारा जो संविधान है उसका जो प्रस्तावना उसमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों
इसका सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल। कौन सा होगा दोस्तों? राज्य विधानमंडल। जी हाँ दोस्तों, राज्य विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, अधिकृत हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों कि संविधान का जो अनुच्छेद है 243 ग, इसके अनुसार राज्य का जो विधानमंडल पंचायतों की संरचना को बाबत करने के उपबंध में दोस्तों अधिकृत हैं, ऑथराइज्ड हैं। चलिए प्रश्न नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि दोस्तों एक तरफ कुछ विषय दिया हुआ है और वो विषय किसका है दोस्तों, जैसे कि केंद्र सूची का है, एक तरफ राज्य सूची है, समवर्ती सूची 3 है, एक तरफ दोस्तों 3 विषय है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो बताइए दोस्तों आप लोग कि अंतरिक्ष जो अनुसंधान है यह किसका है? अंतरिक्ष अनुसंधान दोस्तों ऑब्वियसली दोस्तों ये केंद्र का ही होगा। और पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये होगा राज्य का दोस्तों। जो पुलिस होता है वो राज्य का होता है दोस्तों, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का होगा। और जो जनगणना है दोस्तों, ये जनगणना ये राज्य और केंद्र दोनों का है, ये राज्य और केंद्र दोनों का है। ठीक है, तो समवर्ती सूची दोस्तों जनगणना का होगा, राज्य सूची में दोस्तों पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, और केंद्र सूची में हो जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान। चलिए प्रश्न नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 से साथ ही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ देखिए दोस्तों लोकलेख कुछ सूची, एक तरफ समिति दिया हुआ है दोस्तों, और दूसरा तरफ उसको मिलाना है। देखिए सबसे पहले क्या है आपका लोक लेखा समिति दोस्तों, तो ये वित्तीय समिति है दोस्तों, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति। याचिका समिति है दोस्तों, कौन सा? याचिका समिति। ये कार्यकारी समिति है दोस्तों, क्या है दोस्तों? ये कार्यकारी समिति। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्टैंडिंग कमेटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा तदर्थ समिति। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तदर्थ समिति। और एक थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, विभागीय समितियां दोस्तों, ये हो जाएगा स्टैंडिंग समिति। क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग समिति। विभागीय समितियां स्टैंडिंग समिति। चलिए प्रश्न नंबर 60, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है दोस्तों? बताइए, तो जो जीडीपी गणना करने की विधि इसमें से नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है दोस्तों? हास्यमान लागत विधि। सही आंसर इसका होगा दोस्तों बी। बाकी आपको उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी जीडीपी को गणना करने की विधि है, लेकिन हास्यमान लागत विधि दोस्तों जीडीपी गणना करने का ये विधि नहीं है। प्रश्न नंबर 61, कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो इसका निर्धारण दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CPEC, शायद इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? CPEC कुछ बोला जाता है, यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए प्रश्न नंबर 62 देखिए, कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विजय केलकर समिति दोस्तों। कौन सा? विजय केलकर समिति। वही पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता अनुमानों से संबंधित नहीं है? तो विजय केलकर समिति। अब पूछिएगा आप लोग दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सभी लोग पूछ लीजिए कि विजय केलकर समिति दोस्तों किससे है संबंधित? अगर दोस्तों ये निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों कर सुधार से दोस्तों। किससे है दोस्तों ये? तो ये कर सुधार से संबंधित है। किससे है? ये कर सुधार से संबंधित है, याद रखिए। बाकी तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, ये सभी समितियाँ दोस्तों गरीबी से संबंधित है, लेकिन विजय केलकर समिति दोस्तों कर सुधार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 63, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब चलाई जाती है? बताइए। तो 1969 से 74 तक दोस्तों। कब किया जाता है? 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। और यही पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हजारों बार आज तक पूछ लिया गया होगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो उसमें चौथा पंचवर्षीय योजना चलाया गया था दोस्तों। कौन सा? उसमें चौथा पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। तब उसको 1971 में दोस्तों, चूँकि 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसी दौरान दोस्तों 1971 में एक आम चुनाव होता है, जिसमें कि दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है,
आम चुनाव में। देखिए प्रश्न नंबर 64 कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे होती है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है दोस्तों। क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2। अब बहुत आप लोग को अच्छे से पता होगा CO2 के कारण, इसमें कुछ ज़्यादा तो बताना नहीं है। 65 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बताइए दक्षिण गंगोत्री, बताइए दक्षिण गंगोत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से दोस्तों, जी हाँ, दक्षिण गंगोत्री के नाम से सॉरी दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसको जाना जाता है? कावेरी का उद्गम स्थल है, या फिर वो स्थान जहाँ से कि पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, या फिर भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध संस्थान। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर इसका सी होगा। सही आंसर इसका 65 का सी होगा। भारत का जो प्रथम अंटार्कटिका जो दोस्तों, ठीक है, दक्षिण में स्थित है, वहाँ पे भारत का पहला जो शोध संस्थान खोला गया था उसका नाम था दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। उसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री। और ये खोला गया था दोस्तों 1983 से 84 की ईस्वी में। कब क्या? 1984 ईस्वी में। ऐसा बोला जाता है कि 1984 में अंटार्कटिका पर भारत का पहला शोध संस्थान खोला गया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1988-89 में मैत्री नाम से खोला गया वहाँ पे शोध संस्थान। भारत का दूसरा शोध संस्थान अंटार्कटिका पर मैत्री नाम से 1988 से 89 में खोला गया। और भारत का दोस्तों तीसरा जो शोध संस्थान है, या फिर अनुसंधान उसको बोला जाता है, अनुसंधान केंद्र, ठीक है, 2012 में खोला जाता है। उसका नाम होता है भारती। उसका तीसरा का नाम भारती। तो पहला का नाम होता है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री, दूसरा का नाम होता है मैत्री, और तीसरा का नाम होता है भारती, जो कि 2012 में खोला गया, सबसे लेटेस्ट। चलिए प्रश्न नंबर 66 देखिए कि लघु हिमालय स्थित है दोस्तों किसके मध्य में, बताइए। तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो लघु हिमालय है दोस्तों वो स्थित है आपका शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में। किसके हिमालय में? तो शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों के बीच में लघु हिमालय स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 67 यानी कि 67। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है दोस्तों? तो प्रवाल भित्ति। क्या है दोस्तों? प्रवाल भित्ति। क्या है दोस्तों? द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है यह प्रवाल भित्ति। क्या है दोस्तों? किसका? प्रवाल भित्ति का। और सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाया जाता है। कहाँ पे सबसे बड़ा? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, याद रखिए। तो जो लक्षद्वीप है दोस्तों ये द्वीप प्रवाल भित्ति से बना है, और लक्षद्वीप समूह में यह दोस्तों स्थित है। और लक्षद्वीप में दोस्तों कुल द्वीपों की जो कुल संख्या है दोस्तों, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36 है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है दोस्तों सहायक नदी, एक तरफ मुख्य नदी, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कि जो चंबल नदी है किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो चंबल नदी है दोस्तों यमुना की सहायक नदी। सोन है दोस्तों, सोन किसका सहायक नदी है? सोन तो दोस्तों गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। मानस किसका सहायक नदी है? तो मानस दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और सोन दोस्तों किसका सहायक नदी? सोन तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें। देखिए दोस्तों एक तरफ यहाँ पे सोन नदी दिया हुआ है, यहाँ पे अगर यहाँ पे तो मिलान नहीं हो पाएगा। यहाँ नर्मदा की जगह दोस्तों गंगा नदी होना चाहिए था, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। अगर गंगा होगा दोस्तों तो यहाँ पे सोन गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। चंबल दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, और मानस दोस्तों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 कि मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, बताइए। तो मैथन किस नदी पे है, बाल पहाड़ी किस पे है, और तिलैया बांध किस नदी पे? दोस्तों तो ये सभी के सभी जो हैं कोडरमा जिला में, ठीक है, कोडरमा जिला में बराकर, सॉरी दोस्तों, जो तिलैया बांध है बराकर नदी पे है। तिलैया बांध कहाँ पे दोस्तों? तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है। मैथन बांध दोस्तों ये भी बराकर नदी पर है, और बाल पहाड़ी दोस्तों ये भी बराकर नदी पे है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। देखिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 70 के बारे में करेंगे, लेकिन एक बार दोस्तों आप लोग को इसके बारे में क्लियर कर ही देते हैं, ठीक है, कि मैथन बांध कहाँ पे है, ठीक है, मैथन बांध कहाँ पे है। देखिए दोस्तों मैथन बांध धनबाद जिला में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है यह जो मैथन बांध है दोस्तों, ये धनबाद में है। बाल पहाड़ी दोस्तों गिरिडीह में है, और तिलैया बांध दोस्तों कोडरमा में। मैथन बांध कहाँ पे दोस्तों? धनबाद में है। बाल पहाड़ी कहाँ पे है? तो जो बाल पहाड़ी दोस्तों ये गिरिडीह जिला में है, और जो तिलैया बांध है, तिलैया डैम है दोस्तों, ये कोडरमा जिला में। और तीनों के तीनों जो बांध है दोस्तों ये बराकर नदी पे है दोस्तों। बराकर नदी पे, किस पे है दोस्तों? बराकर नदी पे, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा। देखिए दोस्तों और आज का ये अंतिम प्रश्न कि
निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। ठीक है, तो नौरौरा दोस्तों एक तरफ दोस्तों परमाणु बिजली घर है, ठीक है, जहाँ की दोस्तों परमाणु ऊर्जा से बिजली को बनाया जाता है, उसको परमाणुीय बिजली घर बोला जाता है। ठीक है, तो नौरौरा दोस्तों जो बिजली घर है उत्तर प्रदेश में है। कल्पक्कम कहाँ पे दोस्तों बताइए। कल्पक्कम दोस्तों देखिए कुडनकुलम कहाँ पे है ये आप लोग बताइए दोस्तों। तो जो कुडनकुलम है दोस्तों ये तमिलनाडु में है, तो ये सही है। ठीक है, नौरौरा उत्तर प्रदेश में ये भी सही है। अब देखिए कल्पक्कम कहाँ पे दोस्तों बताइए। तो जो कल्पक्कम है दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, बल्कि यह कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो है दोस्तों, कल्पक्कम है और कुडनकुलम। ठीक है, और ये जो काकरापारा है दोस्तों ये गुजरात में है। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। नौरौरा उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम कहाँ पे दोस्तों, तो कुडनकुलम तमिलनाडु में। लेकिन दोस्तों कल्पक्कम भी दोस्तों तमिलनाडु में होगा, कर्नाटक में नहीं होगा। कल्पक्कम जो परमाणु बिजली घर है यह कर्नाटक में न होकर के यह कहाँ पे होगा, कल्पक्कम तमिलनाडु में होगा। इसलिए इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। क्योंकि कौन सा मेल गलत खाता है दोस्तों, यही ना प्रश्न पूछ रहा था कि परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है दोस्तों। तो ए बी ही दोस्तों गलत है, क्योंकि कल्पक्कम जो है दोस्तों परमाणु बिजली घर ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नौरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में और कुडनकुलम तमिलनाडु में। चलिए दोस्तों, तो आप सभी को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।